हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th में पढ़ाने जा रहे हैं रुधिराणु यानी ब्लड कार्प सेल्स। ब्लड कार्प सेल्स यानी रुधिर के जो कणिकाएं होती हैं, इनको रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इनको हम कहते हैं ब्लड कार्प सेल्स। रुधिराणु क्या होते हैं? हमारी ब्लड में पाए जाते हैं और इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। लिखा है बोन मैरो मतलब अस्थिमज्जा। हड्डियों के अंदर जो गुदा होता है उसको अस्थिमज्जा कहते हैं। तो यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? हड्डियों में। आपसे मोस्टली पूछा जाएगा तो रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो हड्डियों में मतलब बोन के अंदर। और बोन के अंदर होता है बोन मैरो। उसी बोन मैरो के द्वारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा दो प्रकार की होती है, लाल अस्थिमज्जा और येलो यानी पीली अस्थिमज्जा। तो लाल अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और ये आरबीसी 54 लाख प्रति mm³ होती हैं। ब्लड में 54 लाख प्रति mm³ यानी पुरुषों में होती हैं और 48 लाख महिलाओं में होती है, स्त्रियों में होती है। स्त्रियों में थोड़ा सा कम होती है। तो बच्चों, आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, ये लाल रंग की होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, इसलिए ये लाल होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक श्वसन वर्णक होता है। हीम प्लस आयरन। हीम क्या है? आयरन। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन्स। तो हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जिसके कारण आरबीसी जो है लाल होती है, रेड दिखाई पड़ती है। और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 डेज। यानी कोई आरबीसी जब बनती है तो वो 120 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद अब क्या है, इसका काम क्या है? कैरी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कैरी करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं आरबीसी। हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर के ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू। ब्लड जब पूरी बॉडी में जाएगा, पूरे अंगों में, तो ऑक्सीजन भी वहाँ तक पहुँचती है और ये कार्य आरबीसी करती है। विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसी जो होती हैं विदाउट, बिना केंद्रक की होती हैं। सभी स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं, मतलब उनके अंदर केंद्रक नहीं पाता है। किसको? ऊंट को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑफ कैमल्स। यानी ऊंट भी स्तनधारी है लेकिन उसमें आरबीसी, उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अन्य जो कार्डेटा के प्राणी हैं, जैसे मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी हैं, इनकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं, उनमें केंद्रक होता है। लेकिन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ ऊंट को छोड़कर। ऊंट एक अपवाद है। अच्छा, केंद्रक क्यों नहीं होता बच्चों? केंद्रक इसलिए नहीं होता कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे ये आरबीसी बनी हुई है, तो अगर यहाँ पर केंद्रक होगा तो इतना क्षेत्रफल केंद्रक उसको घेर लेगा। जब इतना क्षेत्रफल घेर लेगा तो हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की मात्रा कम होगी। तो इसलिए ये केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं ऊंट को छोड़ करके। तो ये आरबीसी के बारे में था। तो अब जो है बच्चों, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो आरबीसी से बड़ी होती हैं, आरबीसी से बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती हैं। ये थी 54 लाख, ये हज़ारों में होती हैं। ये लाख में थी, ये हज़ार में है। 5000 से लेकर के 9000 प्रति mm³। तो ये लीस्ट अमाउंट में होती हैं और विद न्यूक्लियस, इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है। और ये क्या करती है? इम्यूनिटी। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो बच्चों, अभी देखिए कोरोना चल रहा था तो सभी लोग ये कह रहे थे कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, मतलब रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाएं। तो बॉडी के अंदर जो रोगाणु आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनको ये किल करती हैं, इनको मारने का कार्य करती है कौन? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। और क्या है, जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी संख्या अगर बढ़ गई तो क्या होगा? ल्यूकोसाइटोसिस। और कम हो गई तो ल्यूकोपीनिया। यहाँ पर दो अवस्थाएं होती हैं, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस। यानी डब्ल्यूबीसी जब कम हो गई है तो ल्यूकोपीनिया, अधिक हो गई तो ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस खतरनाक होती है, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है मनुष्यों को। और क्या करती है? किल द पैथोजेंस, यानी पैथोजेंस जो रोगाणुओं को मारती हैं, रोगाणुओं को किल करती हैं। और साथ में एंटीजेंस, जो प्रतिविष पदार्थ हमारी बॉडी में होते हैं, उनको भी निष्क्रिय कर देती हैं।
और इनका जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन का होता है, यानी लगभग 4 दिन तक ये जीवित रहती हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं और फिर नई WBC बनती रहती हैं। तो ये था WBC के बारे में। WBC का कार्य क्या है बच्चों? तो WBC मेन होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को मारती हैं। WBC यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से मैंने बनाया है। WBC के 2 टाइप्स यहाँ पर हैं। एक है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट मतलब कणिकायुक्त, कणिकाएँ होती हैं, इसमें कण कण जैसे दिखाई पड़ते हैं। और दूसरी ए ग्रेनुलोसाइट, यहाँ पर ए ग्रेनुलोसाइट्स नंबर 2 और ये नंबर 1, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट में इसके प्रकार हैं इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, यानी ग्रेनुलोसाइट्स कणिकाएँ WBC 3 प्रकार की होती हैं, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल्स क्या होती हैं? इस्नोफिल्स में क्या होता है, ये एक एलर्जी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, इससे एलर्जी बॉडी में बन जाती है। अगर इनकी संख्या बढ़ जाए बॉडी में यानी ब्लड के अंदर, तो एक एलर्जी जैसा सिम्टम्स उत्पन्न करती हैं और व्यक्ति को सर्दी जुकाम नज़ला बनता रहता है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? इस्नोफीलिया, इस्नोफीलिया कहते हैं, जब इस्नोफिल्स WBC बढ़ जाती है। तो ये क्या करती हैं? इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी करती हैं और एलर्जी अगर ज़्यादा हो गई तो एलर्जी उत्पन्न करेंगी, नज़ला जुकाम होगा ज़्यादा होने पर। और हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशील होती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब अति संवेदनशीलता। तो मेन है क्या है, अगर ये बढ़ गई तो एलर्जी हो जाएगी, यानी इस्नोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है। अगली है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या कहती हैं? हिपैरिन्स, हिस्टामिन्स और सीरोटोनिन, ये पदार्थ स्रावित करती हैं, केमिकल्स स्रावित करती हैं, इनसे निकलते हैं। हिपैरिन जो ब्लड को थक्का बनाने के से रोकता है। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ है जो हृदय के थक्का बनने से रोकता है, हिपैरिन्स। हिस्टामिन क्या है? ये हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होता है जो आपके ब्रेन्स को और जो आपके लीवर को, ब्रेन्स को स्ट्रांग करता है। और हिस्टामिन क्या करता है? एलर्जिटिक पदार्थ है, यानी एलर्जी उत्पन्न करता है। और सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन भी एक केमिकल्स होता है, जब कहीं चोट लग जाती है या कट जाता है तो वहाँ पर ये उत्पन्न होता है। वहाँ पर आने के बाद क्या करता है? धमनी और शिराओं को संकुचित करता है, सिकोड़ता है। तो सीरोटोनिन क्या करता है? जब किसी स्थान पर चोट लगती है या घाव होता है तो वहाँ से जो ब्लड बह रहा है उस धमनी को संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है, तो फिर ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है, बहना कम हो जाता है। अगला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स और फैगोसाइटोसिस। मतलब न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पाचक एंजाइम्स होता है बच्चों, जैसे लाइसोसोम्स जिसको आत्मघाती की थैली कहते हैं, उसी प्रकार से ये न्यूट्रोफिल्स होती है फैगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं और जो भी रोगाणु और कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस उनको अपने अंदर ले करके खुद नष्ट हो जाती हैं। फैगोसाइटोसिस खुद उनको नष्ट करेंगे और अपने आप को भी नष्ट कर लेती हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब उनको डाइजेस्ट कर लेना, उनको ग्रहण करके नष्ट कर देना। तो एक होता है रोगाणुओं को किल करना, मार देना, और मारने के बाद रोगाणु उसी ब्लड में तैरते रहते हैं। एक होता है कि रोगाणुओं को यानी बैक्टीरिया वायरस को किल करके खा जाना, ठीक है, फैगोसाइटोसिस, उनको भक्षण कर देती हैं। तो ये कार्य करती हैं न्यूट्रोफिल्स। अगली है ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती हैं? ग्रेनुलोसाइट्स जिनमें कणिकाएँ होती हैं, ये 2 प्रकार की, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स सबसे जो इम्पोर्टेंट होती हैं लिम्फोसाइट्स, और ये आपकी मोनोसाइट्स होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? एंटीबॉडी का संश्लेषण करती हैं। एंटीबॉडी मतलब जो रोगों से लड़ने के लिए उसका कार्य करती हैं और रोगों को नष्ट करने के लिए उन बीमारियों को आगे से प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं और बीमारी फिर नहीं आ पाती है। तो लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? एंटीबॉडी को डेवलप करती हैं और संश्लेषित करती हैं। जैसे क्या हुआ, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए अब टीका लगाया जाता है तो बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कार्य करती हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स पहले बी लिम्फोसाइट बनती हैं, फिर वो परिपक्व होकर के जब मैच्योर हो जाती हैं तो वो टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। टी लिम्फोसाइट स्ट्रांग होती हैं और जब भी कोई वायरस स्ट्रांग आता है, जैसे कोरोना वायरस है या एड्स का वायरस था, HIV वायरस, वो टी लिम्फोसाइट्स पर ही अटैक करता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रांग होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो और क्या लिखा? किल द पैथोजेंस, यानी पैथोजन को किल कर देती हैं।
अगली है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स से बड़ी होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं मोनोसाइट्स। और ये क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस, वही कार्य करेंगे, कीटाणुओं को या जीवाणुओं को मार करके खा जाती है, फैगोसाइटोसिस, भक्षण का कार्य करेंगी। और लिखा है माइक्रोफेज। माइक्रोफेज कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। माइक्रोफेज कोशिकाओं मतलब जो जिनको हम अपने बॉडी के सेना की गश्ती सिपाही कहते हैं, यानी माइक्रोफेज कोशिकाएं सेना की गश्ती कोशिकाएं हैं। तो इससे ब्लड का जब प्रवाह होता है तो उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस जब बहता है तो वो सामने से आकर के उनको अटैक करती हैं, यानी उल्टी प्रवाह में, उल्टी दिशा में वो बहती हैं ब्लड के साथ में। और माइक्रोफेज कोशिकाएं उस बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देती हैं, सामने से आकर के अटैक करती हैं। तो ये होती है माइक्रोफेज कोशिकाएं। तो इस प्रकार से ये WBC के बारे में था। अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स बहुत छोटी कणिकाएं होती हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है और 2 से लेकर के 5 लाख तक इनकी संख्या पाई जाती है। तो 2 से लेकर 5 लाख तक, और इनका जो जीवन काल होता है 1 हफ्ते का होता है, 1 वीक का। और इनका कार्य क्या है? रुधिर स्कंदन करना, रुधिर के थक्का को बनाना। जब कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड बहना शुरू हो जाता है, और साथ में क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन होते हैं। तो वो क्या करते हैं? प्लेटलेट्स रुधिर के थक्का को बनाती हैं। ये क्या है? क्लॉटिंग का कार्य करती हैं विदाउट न्यूक्लियस। इनमें भी केंद्रक नहीं होता है, ओनली मैन, खाली मनुष्यों में पाई जाती हैं। ये स्तनधारियों में सिर्फ मनुष्यों में पाई जाएंगी, जितने भी स्तनधारी उसमें नहीं होती, सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती हैं, और थ्रोम्बिन्स प्रोटीन युक्त होती है।